लो तो आज हमारा अंतिम 31 दिनों का डे 7 जहां हम करेक्ट ट्रिक्स के माध्यम से इडियम्स और वोकैब, इसका मतलब सुबह इडियम और शाम को वोकैब, क्योंकि आने वाले क्लास में और आने वाले एग्जाम में यही इडियम्स और वोकैब तो याद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इडियम आज का हमारा हेल्क्योन डेज। हेल्क्योन डेज का मतलब होता है हैप्पी एंड पीसफुल टाइम ऑफ द पास्ट, यानी पुराने सुनहरे दिन जो है उसको हम क्या कहते हैं, हेल्क्योन डेज। और ऐसा क्यों? तो देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक बर्ड होती है, उसका नाम रहता है हल्क्यून, और वो अपने अंडे देने के लिए जहां जाती है वहां के तूफान को, वहां के स्टॉर्म को शांत कर देती है। तो यहां से हेल्क्योन डेज का मतलब क्या है, पुराने सुनहरे दिन। क्योंकि हेल्क्योन जो है वो किसका सिंबल माना जाती है, काम और हैप्पीनेस, यानी कि शांति और खुशी का, संतुष्टि का सिंबल मानी जाती है। तो यहां से हेल्क्योन डेज का मतलब क्या हुआ, पुराने सुनहरे दिन। एग्जाम्पल देखते हैं हम। Those were the halcyon days before online class ruined everything। यानी ऑनलाइन क्लास के आने से पहले जो पुराने क्लासेस थे वो सारी क्लासेस क्या थी, सुनहरे दिन थे बिल्कुल। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, द 90s वर halcyon डेज फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस। यानी जो 90s था, 1990s, वो जो पूरा डेकेड था वो halcyon डेज था इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। क्योंकि उस समय पहली बार उस डेकेड में इंडिया ने पहली बार क्या जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो अब आप मुझे स्पेसिफिक ईयर बताइए कि किस ईयर में इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। तो अब हम बढ़ते हैं अपना अगला इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है इनकम्प्लीट कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, यानी जो अव्यवस्थित रूप से अफरा तफरी मचा हुआ है बिल्कुल, उसको हम क्या कहते हैं, हेल्टर स्केल्टर। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए, एक फेयर ग्राउंड टर्म है जिसके अंदर क्या होता है, एक स्पाइरल से सीढ़ी जैसी नुमा होती है, ठीक है, और ये घूमता है, और इस पे क्या होते हैं, लोग चढ़े रहते हैं। तो जब ये घूमता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा केओस मच जाता है, अफरा तफरी मच जाता है। तो यहाँ से हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या हुआ, अव्यवस्थित रूप से। क्योंकि ये वाला जो पूरा का पूरा झूला है, इसको क्या कहा जाता था, हेल्टर स्केल्टर। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, अव्यवस्थित रूप से या अफरा तफरी मच गया। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। व्हेन द टीचर सेड सरप्राइज टेस्ट, द क्लास रैन हेल्टर एंड स्केल्टर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही टीचर ने बोला कि आप सभी का क्या सरप्राइज थे, पूरी क्लास क्या हो गई, इधर उधर भागने लगी, अव्यवस्थित रूप से अफरा तफरी मच गई। दूसरा, आफ्टर द अर्थक्वेक अलर्ट द क्राउड मूव्ड हेल्टर स्केल्टर। यानी जैसे ही अर्थक्वेक का अलर्ट आया, पूरा क्राउड क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया, पूरे क्राउड में अफरा तफरी मच गई। तो अब हम देखते हैं अपना अगला इडियम। अगला इडियम क्या हमारा, होकस पोकस। होकस पोकस का मतलब होता है ट्रिकरी और मीनिंगलेस नॉनसेंस, यानी जो जादू टोना है, धोखा है, उसको हम कहते हैं होकस पोकस। और ऐसा क्यों, तो देखिए, लैटिन, जैसे कि इंडिया में आपने सुना होगा आबरा कडाबरा, जादूगर जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, आबरा कडाबरा, ताकि ऑडियंस को मूर्ख बनाया जा सके, ऑडियंस को धोखा दिया जा सके। तो लैटिन में मैजिशियंस क्या कहते थे, होकस पोकस। तो सेम काम वो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑडियंस का काट रहे हैं, इसका मतलब धोखा दे रहे हैं। तो होकस पोकस का मतलब क्या, जादू टोना या धोखा। एग्जाम्पल देखते हैं हमें, हिज गेट रिच इन 7 days प्लान इज होकस पोकस। यानी उसका 7 दिनों में अमीर होने का जो प्लान है वो क्या, बिल्कुल धोखा है, जादू टोना है। दूसरा, मेनी फेक बाबाज स्टिल यूज होकस पोकस ट्रिक्स। यानी आज भी बहुत सारे फेक बाबा जो है वो क्या करते हैं, होकस पोकस यानी कि जादू टोना वाला ट्रिक यूज करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, इग्नोरेंस इज ब्लिश। इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब होता है समटाइम्स नॉट नोइंग इज बेटर। यानी कुछ कुछ समय कुछ बातें नहीं जानना क्या होता, अच्छा होता है, यानी अनजान बने रहना अच्छा होता है। तो इसका मतलब क्या, इसका लिटरल मीनिंग ही है, देखो, ब्लिस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, परमा आनंद। और इसको हमने कैसे याद किया था, तो इसको हमने वोकैब की क्लास में याद किया था कि जब आपकी महिला मित्र आपको किस देगी, तो किस देगी तो आपको क्या होगा, परमानंद मिलेगा। तो ब्लिस होगा, क्या होगा, ब्लिस या ब्लेस करेंगे। तो परमानंद क्या है, जब इग्नोरेंस है, यानी कि कभी कभी अनजान बने रहना भी अच्छा होता है। और ऐसे इसको कब यूज किया गया था पहली बार, थॉमस ग्रे के एक पोयम में, जो 18th सेंचुरी में लिखा था उन्होंने। और वहां क्या लिखा उन्होंने, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस टिज फॉली टू बी वाइज।
यानी जहाँ पे क्या नादानी में भी शांति है, वो क्या है, वहां पर अनजान बने रहना बहुत ही शानदार है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, डोंट टेल रिया हर क्रस लाइक समवन एल्स, इग्नोरेंस इज ब्लिस। यानी रिया से मत कहो कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, क्योंकि अगर वो जान गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसका ना जानना ही क्या बहुत अच्छा है। दूसरा, फॉर मेनी सिटीजन्स इग्नोरेंस इज ब्लिस इन पॉलिटिक्स। यानी बहुत सारे नागरिकों के लिए क्या पॉलिटिक्स में अनजान बने रहना ही अच्छा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है विदाउट मर्सी और इमोशन, यानी निर्दयता पूर्वक, यानी किसी को बेरहमी से मार देना, उसको हम कहते हैं इन कोल्ड ब्लड। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो पुराने क्राइम में अगर कोई क्राइम करता था तो लोग क्या कहते थे, इन कोल्ड ब्लड, यानी इसका खून ठंडा पड़ गया है, ये बिल्कुल इसके अंदर इमोशन नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। तो यहाँ से इन कोल्ड ब्लड का मतलब है निर्दयता पूर्वक। एग्जाम्पल देखते हैं हम, द विलन मर्डर्ड हिम इन कोल्ड ब्लड। यानी विलन ने उसको कैसे मार दिया, बेरहमी से मार दिया। दूसरा, द डिक्टेटर पनिश रिबेल्स इन कोल्ड ब्लड। यानी जो तानाशाह है वो क्या करता है, विद्रोहियों को निर्दयता पूर्वक मार देता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे वांट। इसका मतलब क्या, एक्सेप्ट द रिजल्ट वॉट एवर हैपन्स, यानी जो होगा वो देखा जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, यानी जहां वो गिर रहा है उसको गिरने दो, यानी जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसका ओरिजिन क्या, बहुत सिंपल है कि जो वुड कटर होता है जब मारता है इस पे हथौड़ा, तो ये जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, चिप्स। और ये चिप्स जहां गिर रहे हैं उसको छेड़ो नहीं, जहां गिर रहा है वो क्या कर रहे हैं, आराम से गिरने दो। तो ये किसको दर्शाता है, सिंबल ऑफ एक्सेप्टेंस को, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को स्वीकार कर ले रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए और बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई टेल द ट्रुथ लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। यानी कि मुझे सच बोलने दो, मैं सच बोलूंगा और बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरा, डू योर ड्यूटी लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। यानी तुम अपना कर्तव्य करो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, लेट योर हेयर डाउन। लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है रिलैक्स एंड एंजॉय, यानी आराम से रहना, खुलकर जीना, उसको हम कहते हैं लेट योर हेयर डाउन। तो ऐसा क्यों, तो देखिए पुराने जमाने में या आज भी लड़कियां कहीं जाती हैं तो क्या करते हैं, अपने बाल को एकदम बांध के जाती है, जिससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। लेकिन जब वो बाल खुला छोड़ देती हैं तो क्या बाल खुले हैं, बिल्कुल टेंशन खुले, एकदम फ्री है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, आराम से रहना या खुल कर जीना। हालांकि बाल खुले रहना गर्मियों में एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट इसका मतलब यहाँ से है कि आराम से रहना या खुल कर जीना। एग्जाम्पल देखते हैं हम, आफ्टर एग्जाम्स स्टूडेंट्स लेट देयर हेयर डाउन। यानी परीक्षा के बाद जो स्टूडेंट थे वो क्या थे, एकदम आराम से रहते हैं, खुलकर जीते हैं। दूसरा, इट्स योर बर्थडे लेट योर हेयर डाउन। आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम क्या करो, आराम करो, खुलकर जियो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम क्या हमारा, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फॉर ऑल, यानी सबको समान अवसर देना, एकदम बराबर बराबर, उसको हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इसका लिटरल मीनिंग सेम ही है, लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी फील्ड जो है वो क्या मिल रहा है, दोनों को बराबर मिल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी का नीचे है किसी का ऊपर है। और आधे आधे इनिंग के बाद क्या होती है, टीम क्या होती है, एक्सचेंज होती है, ये वाली इधर आ जाती है, ये वाली इधर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या, सभी को बराबर अवसर मिल रहा है। तो बराबर मैदान बराबर मौका, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब समान अवसर। एग्जाम्पल देखते हैं, एजुकेशन शुड ऑफर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। यानी एजुकेशन जो है वो अवश्य ही कैसा होना चाहिए, समान अवसर सबको देना चाहिए एजुकेशन में। डिजिटल मीडिया गिव्स स्टार्टअप्स और लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी डिजिटल मीडिया जो है वो क्या करता है, सभी स्टार्टअप्स के लिए एक समान अवसर उत्पन्न कर रहा है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम क्या है बबुआ, पढ़ो यार, क्या कर रहे हो तुम, पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है, लॉक हॉर्न्स। लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है टू फाइट और आर्ग्यू स्ट्रांगली, यानी टकराना, किसी से बहस में भिड़ जाना, उसको हम क्या कहते हैं, लॉक हॉर्न्स। इसका ओरिजिन क्या है,
तो आपने सांड को तो देखा होगा, जब दो बुल आपस में लड़ाई करते हैं तो सिंघवा एक दूसरे का क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। तो यहाँ से लॉक हॉर्न्स का मतलब क्या है, टकराना या बहस में भिड़ जाना। एग्जाम्पल, द टू लीडर्स लॉक्ड हॉर्न्स ड्यूरिंग द डिबेट, यानी जो दो नेता थे वो डिबेट के दौरान क्या हो गए, बहस में भिड़ गए। दूसरा, रूममेट्स लॉक हॉर्न्स एवरी नाइट ओवर एसी टेम्परेचर, यानी जो रूममेट्स है वो क्या करते हैं, एसी टेम्परेचर को लेकर के हर रात आपस में भिड़ते रहते हैं। क्यों कह रहा है 20 डिग्री होगा, वो कह रहा 25 डिग्री होगा, तो आपस में क्या होता है, फटाफटी होता रहता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, मेक अ क्विक बक। मेक अ क्विक बक का मतलब होता है अर्न मनी फास्ट, ऑफन अनफेयरली, यानी जल्दी पैसा कमाना, कभी कभी गलत तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, मेक अ क्विक बक। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए बक का मतलब होता है डॉलर, तो क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी, जल्दी से डॉलर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या है, जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। या इसमें कई बार हम क्या करते हैं, गलत तरीका यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ही जॉइन क्रिप्टो स्कीम्स टू मेक अ क्विक बक, यानी उसने क्या कर लिया, क्रिप्टो स्कीम को ज्वाइन कर लिया, किस लिए, ताकि वो जल्दी पैसा कमा सके। दूसरा, सम इन्फ्लुएंसर्स मेक अ क्विक बक बाय फेक एड्स, यानी कुछ इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, फेक एड्स का प्रचार करके जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब होता है अ बिग फुश ओवर नथिंग, यानी बेवजह का हंगामा करना, उसको हम कहते हैं मच एडो अबाउट नथिंग। इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए शेक्सपियर के कॉमेडी है, उसमें क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग फिर भी दांत चियारते थे, ही हू करते रहते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, मच एडो अबाउट नथिंग। एग्जाम्पल, द आर्ग्यूमेंट वॉज मच एडो अबाउट नथिंग, जो आपस में लड़ाई हुई हो क्या, बेवजह का हंगामा था। आपकी महिला मित्र और आपके बीच में, या फिर आपके पुरुष मित्र और आपके बीच में जो फाइटाफाइटी हुआ क्या, बेवजह का हंगामा हुआ। बतिया सुलझाओ, ठीक है, और पढ़ाई ले जाइए करो। दूसरा, पीपल मेड मच एडो अबाउट नथिंग ओवर अ मीम, यानी पीपल जो एक मीम के ऊपर क्या करते हैं, बेवजह का हंगामा करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का मतलब होता है वीक और लैकिंग स्ट्रेंथ, यानी कमजोर या जो फीका, उसको हम कहते हैं मिल्क एंड वाटर। क्यों, तो देखिए, मिक्सिंग मिल्क विद वाटर मेक्स इट थिनर, यानी दूध के अंदर अगर हम पानी मिलाएंगे तो क्या कर देंगे, दूध की शक्ति को कमजोर कर देंगे, फीका कर देंगे। तो यहाँ से मिल्क इन वाटर का मतलब क्या है, कमजोर या फीका। एग्जाम्पल देखते हैं हम, हिज स्पीच वॉज मिल्क एंड वाटर, यानी उसका स्पीच जो था वो क्या था, बहुत ही कमजोर और फीका था। दूसरा, द एंडिंग ऑफ द मूवी वॉज मिल्क इन वाटर, यानी मूवी का जो एंडिंग सीन था वो क्या था, एकदम फीका था, कमजोर था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, ऑफ द हुक। ऑफ द हुक का मतलब था फ्री फ्रॉम ट्रबल और ऑब्लिगेशन, यानी मुसीबत से छुटकारा पाना, उसको हम कहते हैं ऑफ द हुक। पर ऐसा क्यों, तो देखिए, मछली मारने जाते हैं तो मछली को हम किस में फंसाते हैं, एक हुक में, और अगर उस हुक से मछली छूट गई तो मछली का प्रॉब्लम सारा दूर हो गया, मुसीबत से छुटकारा मिल गया। तो यहाँ से ऑफ द हुक का मतलब है मुसीबत से छुटकारा। एग्जाम्पल, यू आर ऑफ द हुक दिस टाइम, लकी यू, इस बार क्या हुआ, आपको मुसीबत से छुटकारा मिल गया, बहुत लकी हो। दूसरा, द कंपनी गॉट ऑफ द हुक आफ्टर पेइंग अ फाइन, यानी कंपनी क्या है, फाइन देने के बाद कंपनी मुसीबत से छुटकारा मिल गई। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, ऑन द होराइजन। ऑन द होराइजन का मतलब था लाइकली टू हैपन सून, यानी जो निकट भविष्य में होने वाला है, उसको हम कहते हैं ऑन द होराइजन। तो इसका लिटरल मीनिंग है, तो ये जो होराइजन होता है अर्थ का, अगर वहां पे सन दिखना शुरू हो गया तो इसका मतलब क्या है, तुरंत ही क्या होने वाला है, सनराइज होने वाला है। अगर या फिर डूब रहा है तो जल्दी क्या होने वाला है, सन सेट होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ से है ऑन द होराइजन का मतलब क्षितिज पर आने वाला भविष्य, यानी बहुत ही जल्दी वो क्या होगा, क्षितिज पर आ जाएगा। एग्जाम्पल, अ न्यू एआई रिवॉल्यूशन इज ऑन द होराइजन, यानी जो नया एआई रिवॉल्यूशन है वो क्या है, बहुत ही जल्दी निकट भविष्य में होने वाला है। दूसरा, सक्सेस सीम्स ऑन द होराइजन फॉर यू, यानी सफलता जो है आपके एकदम दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना और आपको क्या मिल जाएगी, सफलता आपके हाथों में मिल जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, पिग इन अ पोक। पिग इन अ पोक का मतलब होता है बाय समथिंग अनसीन और बैडी,
यानी बिना देखे सौदा कर लेना, बिना ये जाने कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, पिग इन अ पोक। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो मिडिवल मार्केट ट्रिक यूज क्या करते थे कि वो कहते थे कि इसके अंदर क्या है, पिग है पिग है पिग है, और झोरा बांध के हिलाती थी और उसके अंदर बिलार भर के दे देती थी। अब बिलरिया को जैसे ही खोलेंगे बिलरिया भाग जाएगी, और इस तरीके से ये प्रॉफिट बना लेते थे। तो यहाँ से क्या होता था, पिग इन ए पोक का मतलब बिना देखे सौदा करना, और खास करके इसमें क्या होता है, घाटे का सौदा। एग्जाम्पल, बाइंग अ यूज फोन ऑनलाइन इज पिग इन ए पोक, यानी पुराना फोन को खरीदना क्या है, बिल्कुल ही बिना देखे सौदे करने जैसा है, जो कि एक बैड डील है। दूसरा, हिज इन्वेस्टमेंट टर्न्ड आउट अ पिग इन अ पोक, यानी उसका इन्वेस्टमेंट जो था बिल्कुल बिना देखे सौदा करने जैसा हो गया, यानी कि बैड डील हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, प्ले वंस एश। प्ले वंस एश का मतलब होता है यूज वंस बेस्ट रिसोर्स और एडवांटेज, यानी जो सबसे अच्छा दाव लगाना, उसको हम क्या कहते हैं, प्ले वंस एश। यानी अपने तुरुप का इक्का यूज करना। तो तुरुप का इक्का यानी कि ये जो हमारा एश होता है वो क्या होता है, सबसे पावरफुल कार्ड होता है, एकदम हाईएस्ट कार्ड होता है। इसीलिए प्ले वंस एश का मतलब क्या है, सबसे अच्छा दाव लगाना। एग्जाम्पल, सी प्लेड हर एश बाय रिवीलिंग हर बेस्ट प्रोजेक्ट, यानी उसने क्या किया, अपना सबसे अच्छा दाव लगा करके अपने बेस्ट प्रोजेक्ट को रिवील किया। दूसरा, द कोच प्लेड हिज एश इन द फाइनल्स, यानी कोच ने क्या किया, फाइनल में अपना सबसे अच्छा दाव लगाया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब होता है ट्राई योर हार्डेस्ट और मेक अ ग्रेट इंप्रेशन, यानी अपनी पूरी कोशिश करना, उसको हम क्या कहते हैं, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो रॉयल कोर्ट मैनर्स के अंदर जब आप अपने पैरों को आगे लेकर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट लुक क्या हो, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे। तो यहाँ से पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब है अपनी पूरी कोशिश करना। एग्जाम्पल, ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन इंटरव्यूज, यानी इंटरव्यूज में क्या होना चाहिए, अपना पूरा कोशिश करना चाहिए। दूसरा, इंडिया पुट इट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन द ओलंपिक्स, यानी इंडिया जो है वो ओलंपिक में क्या करता है, पूरी कोशिश करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल हथिया सके। तो अब हम देखते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, रॉयल रोड। रॉयल रोड का मतलब होता है इजी एंड स्मूथ पाथ, यानी जो आसान रास्ता है, मक्खन रास्ता, उसको हम कहते हैं रॉयल रोड। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो देखिए, अलेक्जेंडर जो ग्रेट था, उसका जो रोड होता था वो कैसा था, बहुत ही स्मूथ, एकदम मक्खन मापी। तो यहाँ से उसका मतलब क्या है, रॉयल रोड का मतलब आसान रास्ता। खैर, इंडिया के भी कुछ मिनिस्टर स्पेस टेक्नोलॉजी लगा करके रॉयल रोड बना रहे हैं। हाँ, बस उसमें 76 गड्ढे हो जा रहे हैं, बाइक लेकर के जाओ तो कभी कोई गड्ढे में जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है। खैर, अब किसको कौन सिखाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं हम। देयर्स नो रॉयल रोड्स टू सक्सेस, यानी सक्सेस के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है, हमें कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। दूसरा, एजुकेशन इज द रॉयल रोड टू प्रोग्रेस, यानी शिक्षा ही क्या है, प्रोग्रेस के लिए आसान रास्ता है कि शिक्षित होइए, ग्रो कीजिए, इंप्रूव कीजिए और बेहतर होइए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, पढ़ो मेरे साथ, स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल। इसका मतलब क्या होता है, यूज द वर्स्ट और लास्ट रिमेनिंग ऑप्शन, यानी जो सबसे आखिरी और घटिया विकल्प बचा उसका उपयोग कर लेना, उसको हम कहते हैं स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल। पर ऐसा क्यों? तो देखिए, बैरल के लास्ट में जो एकदम कचड़ा सा बेकार सा जो बचा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉटम ऑफ द बैरल। और उसको अगर हमने यूज कर लिया, यानी खुरच खुरच के निकाल लिया, तो वो क्या हो गया, ऑब्वियसली घटिया विकल्प था, तो उसको भी हमने यूज कर लिया। तो यहाँ से स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल का मतलब है आखिरी और घटिया विकल्प का उपयोग करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। द टीम हैड टू स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल फॉर प्लेयर्स, यानी टीम ने क्या किया, प्लेयर्स के लिए सबसे घटिया और आखिरी विकल्प का उपयोग किया। वी आर स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल विद दीज ओल्ड आइडियाज, यानी हम क्या कर रहे हैं, इन पुराने घिसे पिसे आइडियाज के साथ घटिया विकल्पों का उपयोग कर रहे हैं। बट आप लोग फ्रेश यूज कीजिए, अगर आप आए हैं इस चैनल पे तो कुछ तो प्रोत्साहन दिखाइए, ताकि हमको भी मजा आए। समझे, समझदार को इशारा काफी होता है। अब हम देखते हैं इसका इडियम क्या है, रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है टू लूज एनर्जी, एंथुसियाज्म और मोटिवेशन, यानी थक जाना, जोश खत्म हो जाना, उसको हम कहते हैं रन आउट ऑफ स्टीम। जैसा कि आप लोग कर, बट ऐसा नहीं होना है, स्टीम भरिए अपने अंदर, एनर्जी लाइए,
क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको एकदम फोड़ देना है। समझ में आया इसका ओरिजिन क्या है? तो देखिए, जब रेलवे में इंजन एरा यूज होता था, जब इसमें स्टीम वाला इंजन यूज होता था, तो ट्रेन जो है अगर उसमें से स्टीम खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? स्टीम। तो अब वो ट्रेन क्या होगा? चलेगा ही नहीं। तो यानी उसके अंदर का एनर्जी, जोश खत्म हो गया। तो यहाँ से रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब क्या है? थक जाना या जोश खत्म हो जाना। एग्जाम्पल, आफ्टर स्टडिंग फॉर 5 आवर्स आई कंप्लीटली रन आउट ऑफ स्टीम। यानी 5 घंटे पढ़ने के बाद क्या हो गया? मैं बिल्कुल थक गया, जोश खत्म हो गया। द प्रोटेस्ट स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग बट सून रन आउट ऑफ स्टीम। यानी प्रोटेस्ट जो है वो क्या हो? बहुत ही जोश के साथ शुरू हुआ था, बट अब उसका जोश खत्म हो गया है। तो ये जो भी हम मीडियम्स कर एकदम फ्रेश फ्रेश कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी एक और वीडियो हो जो कि 9 घंटे की है, उसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके अलावा ये है। तो अगर आपने वो वाली सीरीज और ये वाली सीरीज दोनों कंप्लीट कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सारी की सारी वीडियो आपके दिमाग में जाके तो बैठी जा रही है। ठीक है, बाकी रिवाइज करते रहें पीडीएफ से या फिर वीडियो से, जैसा कि मैंने आपको बताया। म्यूट कीजिए 2x पे और फिर उसके बाद खुद ही बोलिए। इससे क्या होगा? सारे वर्ड्स आप खुद बोलेंगे और आपके दिमाग में जाके बस जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।